हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिल रहा हूँ। अप्रॉक्स जो है वो लगभग 10-15 दिनों का गैप हो गया है। एक्चुअली कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो गया था, इस कारण से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। खैर कोई बात नहीं फ्रेंड्स, अब मैं ट्राई करूँगा कि आज से ऑनवर्ड, ठीक है, आप लोगों को रेगुलर वीडियो मिलता रहे। रेगुलर जो है वो साइंस जो कमिंग डेज में क्लास 10th और 12th का जो बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट होना है, तो उस बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड जो साइंस का सॉल्यूशन है डिफरेंट सैम्पल पेपर का, वो मैं वीडियो में कमिंग वीडियोस में सॉल्व करता रहूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमारा जो है वो सैम्पल पेपर, मैं क्लास 10th के साइंस का सैम्पल पेपर और सवाल का सॉल्व कर रहा हूँ। और इस दरमियान हमने सैम्पल पेपर 1 जो कि ऑफिशियल सीबीएसई के ऑफिशियल साइट पे भी ये क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, ठीक है, तो इसी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो आई थिंक 2-3 वीडियो इससे रिलेटेड बन चुका है और आज मैं तीसरा वीडियो या फिर चौथा वीडियो में भी बना रहा हूँ, जिसमें हम लोग सेक्शन बी यानी सैम्पल पेपर 1 फर्स्ट सैम्पल पेपर का सेक्शन बी का सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ फ्रेंड। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है फ्रेंड, ये सेक्शन बी का जो कि क्वेश्चन सेक्शन बी का फर्स्ट है, लेकिन ऐसे सीक्वेंस देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि चूज एन एलिमेंट फ्रॉम पीरियड थर्ड पीरियड के एलिमेंट को आपको सेलेक्ट करना है। थर्ड पीरियड के एलिमेंट को आप कैसे जानेंगे, तो आप चेक करेंगे कि यदि जिस एलिमेंट में जो है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन थर्ड ऑर्बिट तक हो, यानी 3 सेल तक हो, के सेल, एल सेल एंड एम सेल। तो इसका मतलब हो गया जब 3 सेल तक उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका मतलब हो गया कि उसके पास क्या है, वो जो है, क्योंकि उसके पास 3 सेल है तो 3 सेल हैं, तो वो हो गया क्या, आपको हो गया थर्ड पीरियड का मेंबर। तो क्वेश्चन है चूज एन एलिमेंट फ्रॉम पीरियड थर्ड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में से आपको थर्ड पीरियड के वैसे एलिमेंट को चूज करना है that matches the description given below in each instance, जो कि नीचे दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका प्रॉपर्टी जो है वो मैच करता हो। matches the description given below in each instance, give reason for your choice। उससे आपको जो है ना वो आपको रीजन बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका ये, इट हैज अ सिमिलर स्ट्रक्चर टू डायमंड। आपको वैसे एलिमेंट का नाम बताना है जो कि थर्ड पीरियड का हो और जिसका स्ट्रक्चर डायमंड की तरह मैच करे। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड, मैं आपको डायमंड के बारे में बता दूं, डायमंड है क्या। एक्चुअली डायमंड जो है, डायमंड है क्या, तो डायमंड जो है वो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन मींस डायमंड जो है वो कार्बन का नेचुरल एलोट्रॉप है, ठीक है। डायमंड का जब आप इनमें जब इसके आप स्ट्रक्चर को नोटिस करेंगे, देखेंगे, तो डायमंड का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब आपको जानना ये है कि डायमंड की तरह ही जो स्ट्रक्चर शो करे वैसे एलिमेंट को आपको लिखना है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि वो एलिमेंट थर्ड पीरियड का हो, ठीक है। तो इसका एक आंसर आपका होने जा रहा है सिलिकॉन, सिंबल ऐसा है, ये सिलिकॉन है, ठीक है। सिलिकॉन का आप एटॉमिक नंबर जानते हैं, सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होगा वो होगा आपका 14, इसका एटॉमिक नंबर 14 होने जा रहा है। और इसमें आपके 3 ऑर्बिट होंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। और इस सिलिकॉन का स्ट्रक्चर भी कैसा होगा, डायमंड की तरह ही आपको दिखेगा, ठीक है, बिल्कुल डायमंड की तरह स्ट्रक्चर दिखेगा। तो यानी एक आंसर हो गया सिलिकॉन। 8 का बी, इट हैज सेम वैलेंसी एज लिथियम। अब लिथियम की वैलेंसी तो होती है 1, वैलेंसी जो है लिथियम की वो होती है 1, यानी वैलेंसी ऑफ लिथियम
ऑफ लिथियम, ये होता है फ्रेंड वन। तो आपको वैसे एलिमेंट का नाम बताना है जो कि थर्ड पीरियड का हो और जिसका वैलेंसी होगा क्या, वन। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले देखते हैं कि लिथियम जो है वो सेकंड पीरियड का मेंबर है, जो कि लिथियम ग्रुप के पास 2 ऑर्बिट होते हैं, ठीक है, 2 सेल होता है। तो हमें 3 सेल वाला लिखना है। तो इसी लिथियम जिस ग्रुप का है, जो कि लिथियम का वैलेंसी हो गया 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हो गया लिथियम का 1, इसका मतलब है कि लिथियम जो है ग्रुप 1 का मेंबर है। तो उसी ग्रुप 1 का मेंबर आपको देखना है जिसका थर्ड पीरियड हो, जिसमें 3 सेल हो उनके एटम के पास। तो इसका आंसर है फ्रेंड, इसका आंसर जो होने जा रहा है वो होने जा रहा है क्या, सोडियम। सोडियम के पास आप देखेंगे सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा 11। और दूसरी बात, तो उस 11 एटॉमिक नंबर होने की वजह से उसके पास इलेक्ट्रॉन भी हो गया 11, और इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे 281 के फॉर्म में होगा। इसका मतलब है कि सोडियम के एटम के पास 3 ऑर्बिट हो गए, और जो लास्ट ऑर्बिट में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कुछ केसेस में देखा जाता है कि जो लास्ट ऑर्बिट में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो उसका वैलेंसी भी होगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होगा, ठीक है। तो सोडियम का वैलेंसी 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है, और ये थर्ड पीरियड का मेंबर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8C। इट हैज वेरिएबल वैलेंसी एंड इज अ मेंबर ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, मींस ग्रुप 13। नेक्स्ट आपको देखना है सी आपको देखना है कि भाई जिसका की वेरिएबल वैलेंसी हो और वो ऑक्सीजन फैमिली का हो, यानी ग्रुप 16 का हो। तो ग्रुप 16 में आप देखेंगे कि ऑक्सीजन के जस्ट नीचे जो मेंबर आता है वो है सल्फर। एंड वैसे हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6। बट यहाँ पे कहा जा रहा है कि होना तो चाहिए वो ऑक्सीजन फैमिली का, बट उसका जो वैलेंसी है वो वेरिएबल हो। तो वेरिएबल वैलेंसी हम देखे हैं केमिस्ट्री में, जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। तो जब फेरस सल्फेट का थर्मल डिकम्पोजिशन किया जाता है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे फेरस सल्फेट का जब थर्मल डिकम्पोजिशन किया जाता है स्टूडेंट्स, थर्मल डिकम्पोजिशन, तो क्या बनता था, Fe2O3 बनता था, प्लस क्या बनता है SO2 बनता है, प्लस क्या बनता है SO3 बनता है। तो यहाँ पे जो आप सल्फर का 2 तरह का कंपाउंड देख रहे हैं, यानी वहां पे सल्फर की वैलेंसी चेंज है। तो आप देखेंगे कि सल्फर का वैलेंसी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में 2 हो जाता है, ठीक है, एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या हो जाता है 3 हो जाता है। तो इस कारण से इसका आंसर होने जा रहा है 8 का सी का सल्फर, ठीक है। सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का भी मेंबर है, ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, ग्रुप 16 का मेंबर है, और इस सल्फर का वैलेंसी जो है वो क्या होता है फ्रेंड, फ्लक्चुएट करता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखना है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, 9A, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8। यानी आपसे पूछा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक केमिकल कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है, ओके। तो ये केमिकल कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो है, यहाँ बना लें हम लोग, ये जो क्वेश्चन नंबर 9A एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H8, ठीक है, ठीक है। उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कोई भी मान लो हाइड्रोकार्बन है फ्रेंड, स्टूडेंट्स हाइड्रोकार्बन है तो देख लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और ब्रांच चेन आइसोमर्स। तो कह रहा है ना कि इसकी आप डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है, ब्रांच चेन भी होगा तो वो भी आप बना लीजिए। देखिए फ्रेंड, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि ये है क्या, ठीक है। फ्रेंड जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो है
वर्ड जो आता है वो किसके लिए आता है, 4 कार्बन के लिए, ठीक है। और जब आप इसका इस हाइड्रोकार्बन का जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन वगैरह देखेंगे, तो ये बिल्कुल फुलफिल कर रहा है एल्कीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, यानी CnH2n के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यानी ये स्टूडेंट्स ये हो गया ब्यूटीन, ठीक है। तो ब्यूटीन हो गया, इट मींस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो इसका एक स्ट्रक्चर तो आप ये बना सकते हैं, एक स्ट्रक्चर तो आप ये बना सकते हैं, हर सिंगल बॉन्ड के पास क्या आप अटैच करेंगे, हाइड्रोजन को आप अटैच कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से आप जो है इस ब्यूटीन यानी C4H10 के टोटल नंबर ऑफ 5 आइसोमर्स आप बना सकते हैं, 5 आइसोमर्स कैन बी फॉर्म्ड। आइसोमर्स क्या होता है, तो केमिकल कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी वैसे केमिकल कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन उनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा, उनके जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ओके। यानी आप क्या रखना है, chemical compounds having same molecular formula but different structure formulas are called isomers। वैसे chemical compounds को isomers कहेंगे और जो chemical compounds इस तरह का phenomenon शो करता है उसको कहेंगे isomerism, ठीक है। तो ये ब्यूटीन जो है C4H8, इससे 5 आइसोमर्स बनाए जा सकते हैं, एक में बनाया, और भी आप देखिए और भी बना सकते हैं आप बी। आपको याद होगा कि मैं पढ़ाया हूँ इसमें, ये जो ब्यूटीन से जो है ना वो साइक्लोब्यूटेन, यानी इसका फार्मूला जो है C4H8, ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इससे आप साइक्लोब्यूटेन भी बना सकते हैं। साइक्लोब्यूटेन कुछ इस तरह से, ये हो गया फ्रेंड साइक्लोब्यूटेन। तो आप इस फार्मूला से C4H8 से साइक्लोब्यूटेन भी बना सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया सिंपल ब्यूटीन, दूसरा हो गया साइक्लोब्यूटेन। इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड, ये जो डबल बॉन्ड है ना, इस डबल बॉन्ड को एक बार सेंटर में ले आएंगे, बीच में ले आएंगे, तो उसका नाम कुछ अलग हो जाएगा, स्ट्रक्चर भी अलग हो जाएगा, तो वो हो गया तीसरा टाइप। इसी तरह से चौथा में क्या करेंगे, तो एक कार्बन को ब्रांच कर देंगे, तो आप इसको बनाइएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यदि ये 5 आइसोमर्स नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको बना दूंगा। दो तो ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है, 5 बन जाएगा, मुझे पूरा होप है, ठीक है, मुझे पूरा फेथ है आप लोगों पे, वो बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू प्रूव दैट C4H8 and C5H10 आर होमोलोगस। अब इसमें कह रहा है कि ये जो दो कंपाउंड आपको दिया हुआ है, दो केमिकल कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है 9B का, एक का है C4H8, यानी ये हो गया ब्यूटीन, ये हो गया ब्यूटीन, फिर एंड नेक्स्ट है C5H10, ये हो गया पेंटीन, फिर है ब्यूटीन एंड पेंटीन। अब क्या है कि इसको प्रूफ करके दिखाइए कि दोनों होमोलोगस है या नहीं। तो होमो मींस होता है सेम, लोगोस मींस हो गया ओरिजिन, यानी दोनों जो है सेम ओरिजिन का है या नहीं। तो सबसे पहले फ्रेंड आप देखेंगे कि दोनों का जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, वैसे तो दिख रहा है कि लास्ट में N लगा हुआ है, इसका मतलब ये मेंबर हो गया किसका, एल्कीन का, इसका हो गया एल्कीन का मेंबर हो गया, और एल्कीन का फार्मूला जो होता है वो होता है CnH2n। तो दोनों इस फार्मूला को के अकॉर्डिंग फिर बैठ जा रहा है, तो एक तो ये बेसिस हो गया। दूसरा आप कह सकते हैं, देखिए फ्रेंड, ये हो गया ब्यूटीन, और ब्यूटीन का जो सक्सेसिव मेंबर है वो हो गया पेंटीन। तो आप देखिए कि इनमें कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है। यदि इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पे 4 कार्बन है, इसके पास 5 कार्बन है, तो कितने कार्बन का डिफरेंस हो गया, 1 कार्बन
और हाइड्रोजन लिख लेते हैं, तो ये 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 10 हाइड्रोजन है, तो कितने का डिफरेंस हो गया? 2 हाइड्रोजन का। और स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ कि होमोलोगस सीरीज में जो सक्सेसिव मेंबर होता है, ठीक है, जो आगे वाला मेंबर होता है, वो पीछे वाले मेंबर से उनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो डिफरेंस होगा वो होता है 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ये भी क्राइटेरिया हो गया। इसके बेसिस पे भी आप जज कर सकते हैं कि हाँ बोथ आर मेंबर ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे आप जान लीजिए। देख लीजिए फ्रेंड, ब्यूटीन का यदि मॉलिक्यूलर मास निकालिए, molecular mass of butene C4H8, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो क्या होगा? 4 into 12U plus 8 into 1U, 48U plus 8U यानी 56U। ठीक है, दिस इज अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ ब्यूटीन। सेम इसी तरह से हम लोग मॉलिक्यूलर मास ऑफ पेंटीन निकाल लें, तो क्या होगा फ्रेंड? 5 into 12U plus 10 into 1U यानी 60U plus 10U, इट मींस 70U। तो मैंने होमोलोगस सीरीज में का जो प्रॉपर्टी है वो ये भी बताया था कि जो सक्सेसिव मेंबर है, ठीक है, उसके मॉलिक्यूलर मास में कितने का डिफरेंस होगा? तो उसके मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस होना चाहिए 14U का। कितने का? 14 यानी 14 फ्रेंड, 14 स्टूडेंट्स। तो 14 का, देखिए इनके बीच में 14 का डिफरेंस है कि नहीं? इनके मोलर मास में, मॉलिक्यूलर मास में 14U का डिफरेंस है, तो 14U का डिफरेंस हो गया। दोनों चीजों को, मतलब तीनों चीजों को फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब है both are member of homologous series. Okay, here U stands for, small u जो है इसका मतलब होता है unified mass. Here small u is called unified mass, and इसका यदि वैल्यू जानने की कोशिश करें तो 1.66 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम, और u is equals to 1u है ना, 1u is equals to 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम, ये कह सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू रख के आप मोलर मास में निकाल सकते हैं, बहुत आसान है, जिसे क्लास 9 का है। तो इस तरह से फ्रेंड हमने जस्टिफाई कर दिए दैट C4H8 and C5H10 both are the member of same homologous series. Okay, next जानना है क्वेश्चन नंबर 9 में ही और करके कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको इरेज कर लूं, इसको हम रीड कर लेंगे। बस हम लोग स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट को बस आप ध्यान रखेंगे, जो भी मैं कॉन्सेप्ट बताया हूं उसको आप ध्यान रखेंगे तो एक ही क्वेश्चन जो है ना बहुत आसानी से डील हो जाएगा। क्लियर है? पूरा सैंपल पेपर आप ऑस्वाल का नहीं, एडुकार्ड का किसी भी का भी सैंपल पेपर बनाओ, ठीक है, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बहुत जल्दी वो सारा सैंपल पेपर बहुत थोड़ा स्पीड में एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो 4 वीडियो करके मैं डालूंगा और बहुत स्पीड से इसको खत्म कर दूंगा। और फ्रेंड देखिए मेरे आप समझोगे, मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ तो उस क्वेश्चन में जो भी टॉपिक आता है उसको पूरा डिटेलिंग कर देता हूँ, जिससे कि आपको आसानी होगी। ठीक है, और वो उससे रिलेटेड जो कोई क्वेश्चन होगा किसी दूसरे सैंपल पेपर में तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये एक प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट है ऑल अ कार्बन कंपाउंड ए हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन। ठीक है, केल्विन में है तो आप माइनस कर लेंगे 273 को आप माइनस कर लेंगे, एंड बॉइलिंग पॉइंट है इसका 351 केल्विन विद मॉलिक्यूलर फार्मूला। हम लोग को इतना अधिक तो फोकस नहीं करना है। ठीक है, वैसे एक बात आपको बता दूं कि जस्ट हम लोग को इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला पे फोकस करना है। ठीक है, तो एक कंपाउंड है
ये 9 का और में क्वेश्चन है, ये 9 का और में क्वेश्चन है, ठीक है। ये कंपाउंड है और जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C2H6O, ठीक है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, बहुत कम दिया हुआ है, ठीक है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, बहुत कम दिया हुआ है। तो इसमें देखना ये है आपको कि इससे क्या क्या बन सकता है। तो इससे आप देखोगे फ्रेंड, तो इससे आप देखोगे तो इससे बन जाएगा C2H5OH, ठीक है। इससे आपका अल्कोहल बन गया, इस अल्कोहल का नाम हो गया इथेनॉल, ठीक है। इसके बाद और आप क्या बना सकते हैं, और कोई नहीं बना सकते, इथेनॉल ही बनेगा, ठीक है। और भी कंपाउंड बन सकता है, ईथर वगैरह का वो सब बन सकता है, ठीक है। ईथर का बन सकता है, खैर ईथर आपकी 10th तक के सिलेबस में ईथर है नहीं, तो इथेनॉल पे ही फोकस करना है। तो कह रहा है क्वेश्चन 9 का और का ए, आइडेंटिफाई ए। आप ए को आइडेंटिफाई कर लिए कि भाई ये क्या है, तो ए जो है वो क्या है, इथेनॉल है। ये आपको आइडेंटिफाई हो गया है कि ए क्या है, यहाँ पे इथेनॉल है, ठीक है। और इसके बाद ए जो है वो इथेनॉल हो गया। इसके बाद क्या है, ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखिए पहले इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बना लें। ये हो गया इथेनॉल का बॉन्ड स्ट्रक्चर। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लें। देखिए हम लोग हर एलिमेंट के पास जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको अरेंज कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का ट्रिपलेट कंप्लीट, नीचे वाले हाइड्रोजन का भी ट्रिपलेट कंप्लीट, ऊपर वाले का भी कंप्लीट, ठीक है। इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, फर्स्ट कार्बन का। क्लियर। सेकंड को देख लें। सेकंड का क्या है, हाइड्रोजन का ट्रिपलेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का ट्रिपलेट कंप्लीट। कार्बन का क्या देखेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का ट्रिपलेट कंप्लीट और इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल। सो सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ऐसे में, गिव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी टू होमोलोगस ऑफ ए। इसी के मेंबर का दो होमोलोगस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दीजिए। बहुत आसान है। तो 9 का और का ए हो गया और 9 का और का बी बना लेते हैं। तो एक आप लिख लो भाई, होमोलोगस सीरीज का मेंबर ही लिखना है ना, बहुत आसान है। इथेनॉल हो गया, सेकंड को कर लो प्रोपेनॉल एंड एक और लिख लो ब्यूटेनॉल। मिथनॉल भी लिख सकते हैं, पेंटेनॉल कर दीजिएगा, हेक्सानॉल, हेपेनॉल, ये सारा हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, टू पी प्लांट्स, वन विथ round yellow seed and another with wrinkled green seed, produce F1 progeny that have round yellow seeds. When F1 plants are self-pollinated, which new combination of characters is expected in F2 progeny? How many seeds with these new combination of character will be produced when a total number of 160 seeds are produced in F2 generation? Explain with reason. बहुत आसान है, बहुत आसान है क्वेश्चन, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है वो जेनेटिक्स का है, यानी ये जो चैप्टर है 10th में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन को फ्रेंड पेंडेमिक की वजह से इस चैप्टर में इवोल्यूशन को हटा दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया है और सिर्फ इसमें है क्या, हेरिडिटी। तो इस हेरिडिटी की चैप्टर का जो क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको समझा दूंगा। वैसे इसमें बहुत सिंपल ढंग से भी आप इसको तुरंत बना सकते हैं, लेकिन देखिए इसमें क्या है ना,
कि भाई इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक सीट लिया गया पाइसम सैटिवम। एक्चुअली स्टूडेंट्स आपको पता है कि जॉर्ज जो है मेंडल सर ने पाइसम सैटिवम मींस पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन आस्क ये कर रहा है 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोगों को फोकस करना है। ठीक है, कह रहा है कि एक सीड है पाइसम सैटिवम का मींस पी प्लांट का, जो कि कैसा है, राउंड है एंड क्या है, कलर उसका येलो है, जिस तरह से कर दिए राउंड एंड येलो। ठीक है, और इसको क्रॉस करवाया गया इसके साथ रिंकल्ड। देखो स्टूडेंट्स, रिंकल्ड का हम डब्ल्यू नहीं लिखेंगे। जैसे क्या होता है इसमें कि जो डोमिनेंट ट्रेट होता है उसका फर्स्ट लेटर को कैपिटल में लिख देते हैं। जैसे सीड का जो शेप होगा राउंड, वो डोमिनेंट होता है किसके ऊपर, रिंकल्स के ऊपर। ठीक है, तो यही जो है रेसेसिव है ये, तो इसको स्मॉल में लिख दिए। और जो सीड का जो कलर होगा स्टूडेंट्स, वो येलो जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है, येलो कलर। ठीक है, और जो ग्रीन होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रेसेसिव। तो ये हो गया इस तरह से। तो ये दो की प्लांट का स्पीसीज है, इनको क्रॉस करवाया गया। तो क्रॉस करवाने के बाद देखा ये जा रहा है कि भाई एक्चुअली ये डाइहाइब्रिड क्रॉस आपको दिख रहा है, क्योंकि इसमें पाइसम सैटिवम के टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को कंसीडर किया जा रहा है। टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को कंसीडर किया जा रहा है, एक तो उस पाइसम सैटिवम के सीड के शेप को, और दूसरा उस सीड का कलर को। ठीक है, तो कह रहा है कि जब इनके बीच में क्रॉस होता है तो क्रॉस होगा तो क्या होगा, ये जो है इस तरह का ही जितने भी गैमेट बनेंगे वो इसी तरह के बनेंगे। ठीक है, तो 2 4 क्या आप 1000 बना सकते हैं, बनाइएगा। एंड फ्यूजन ऑफ जो गैमेट होगा यानी मेल एंड फीमेल गैमेट, तो उसको आप कहेंगे कि फर्टिलाइजेशन हो गया, प्रोसेस को कहेंगे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, टू फॉर्म जाइगोट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे जो प्रोजेनी बनेगा, ये प्रोजेनी कैसा होगा, तो ये प्रोजेनी होगा राउंड एंड येलो। ठीक है, क्योंकि इसका फिनोटाइपिकल आप अपीयरेंस देखेंगे इस प्रोजेनी का, तो कैसा होगा, राउंड एंड येलो होगा। क्यों, क्योंकि राउंड जो है वो डोमिनेंट है किसके ऊपर, रिंकल्ड के ऊपर। ये क्या हो गया, ये रिंकल्ड एंड ग्रीन है, और ये क्या है, राउंड एंड येलो है। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे ये जो है डोमिनेंट ट्रेट अवेलेबल है, डोमिनेंट एलील अवेलेबल है, तो डोमिनेंट हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। यहाँ पे देखिए, इसी कारण यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस होगा F1 जनरेशन, इसको कहेंगे हम लोग F1 जनरेशन। F1 जनरेशन मींस फर्स्ट फिलियल जनरेशन। लेकिन जब इसको सेल्फिंग किया जाएगा, तो आप मेरे वीडियो में देखेंगे फ्रेंड, इसको जब सेल्फिंग किया जाता है ना, तो आपको टोटल नंबर ऑफ 16 टाइप्स के आपको क्या बनेंगे, प्रोजेनी तैयार होगा। मतलब 16 टाइप्स के नहीं फ्रेंड, 16 प्रोजेनी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, 16 प्रोजेनी तैयार हो जाएंगे, और उनका जो फिनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे, फिनोटाइपिक रेशियो आपको उस मेरे वीडियो में जाना होगा, क्योंकि सैंपल पेपर डिस्कशन में हम लोग डायरेक्ट उतना फिर से लिखना, पॉइंट स्क्वायर बनाना, सबको क्रॉस करना संभव नहीं है। तो जब इनका सेल्फिंग होगा, यानी सेल्फिंग कहने का मतलब मैं वीडियो में भी हर बार समझाया हूँ कि सेल्फिंग कहने का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन। बिकॉज जो पाइसम सैटिवम है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, और उनमें सेल्फ पॉलिनेशन कॉज होना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो जब आप इसका सेल्फिंग करेंगे, ठीक है, सेल्फिंग करेंगे तो देखेंगे उनका जो फिनोटाइपिक रेशियो होगा वो होता है 9:1
1, जिसमें आप देखेंगे 9 जो होगा वो क्या होने जा रहा है, राउंड एंड येलो। 3 जो होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है, रिंकल्ड एंड येलो। ठीक है, अब फिर 3 जो होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है, रिंकल्ड। फिर क्या होने जा रहा है, ये होने जा रहा है, ये होने जा रहा है राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, और 1 जो है वो क्या होने जा रहा है, रिंकल्ड एंड ग्रीन होने जा रहा है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होता है। अब देखना ये है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो टोटल है वो 160 टोटल जो प्रोजेनी यानी F1 जनरेशन में सेल्फिंग करवाने के बाद जो टोटल प्रोजेनी बने वो टोटल ऑफस्प्रिंग कितने बन रहे हैं, 160। तो उस 160 में, ठीक है, कह रहा है कि डिफरेंट टाइप्स के कितने कितने बनेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स से देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से देख लेंगे तो कहेंगे 160, तो 160 का किससे निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये 90 हो गया, 30 ठीक है, 30 और 10 40 40 से 70। देखिए यानी आपके जो 90 जो प्रोजेनी होंगे 90 वो कैसे हो जाएंगे, राउंड एंड कैसे होंगे, येलो। क्लियर है। इसके बाद जो 30 होने जा रहे हैं 30 कैसे होंगे, राउंड एंड ग्रीन होने जा रहे हैं। फिर जो 30 होगा नेक्स्ट 30 वो कितना होगा, वो किस तरह का होगा, तो वो होगा क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन में। ठीक है, F2 जनरेशन कब आएगा, तो जब फर्स्ट फिलियल जनरेशन यानी F1 जनरेशन में हम लोग पॉलिनेशन काउस सेल्फ पॉलिनेशन काउस करेंगे यानी सेल्फिंग करेंगे। ठीक है, तो उसका फेनोटाइपिक रेशियो आता है 9:3:3:1। मैं अपने इस वीडियो में पहले जो वीडियो बनाया हूं जेनेटिक्स वगैरह का हेरिडिटी चैप्टर का, तो उसमें बताया हूं इसका जेनेटिक रेशियो भी। तो जिस भी स्टूडेंट को दिक्कत हो वो उस वीडियो को आसानी से आप सर्च करें, मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से आपको मिल जाएगा। 30 क्या हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा रिंकल्ड एंड येलो। एंड जो 10 होने जा रहा है वो 10 जो प्रोजेनी होंगे वो कैसे होंगे, जो 10 जो प्रोजेनी होंगे वो होंगे रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि यदि टोटल प्रोजेनी F2 जनरेशन में 160 हो रहा है तो 90 राउंड एंड येलो होने जा रहा है, 30 जो है राउंड एंड ग्रीन होने जा रहा है, एंड 30 की रिंकल्ड एंड येलो होने जा रहा है, 10 क्या होने जा रहा है, रिंकल्ड एंड ग्रीन होने जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में डील करेंगे। ठीक है, अगले क्लास में डील करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि अब अपनी पर्सनल जो प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम, उसको साइड करके और कोशिश करूं कैसे भी मैनेज करके और आप लोगों के लिए, ठीक है, कंटिन्यूअसली वीडियो बनाऊं क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है।